डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार की सियासत में आज होगा बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बड़ा सवाल, क्या बेटे निशांत बनेंगे उप मुख्यमंत्री? ईरान के इजराइल पर हमले की नई लहर शुरू। ईरान की इजराइल को चेतावनी, कहा परमाणु फैक्ट्री उड़ा देंगे। ट्रंप को मिला सीनेट का साथ। ईरान युद्ध रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में नामंजूर। नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन के बाद पहला चुनाव आज। जनता चुनेगी नई सरकार। 3 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात। चमोली के जंगलों में लगी भीषण आग। 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर खाक। 50 मीटर तक ऊंची उठ रही है लपटें। वन विभाग युद्ध स्तर पर आग बुझाने में जुटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। बिहार की राजनीति में फिर से एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि राज्य में नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अटकलें लगाई गई हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के लिए उप मुख्यमंत्री पद के बदले बीजेपी को बिहार की सत्ता सौंप सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पार्टी प्रमुख कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की स्थिति में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएगी। नीतीश ने लगभग 4 महीने पहले 20 नवंबर को पटना में आयोजित भव्य समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे चर्चा है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में अपना 75वां जन्मदिन मनाने वाले नीतीश कुमार को जेडीयू की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं उस समय सामने आई जब एक दिन पहले ही पार्टी ने घोषणा की थी कि उनके बेटे निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे। इससे पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि निशांत को सीधे राज्यसभा भेजा जा सकता है, जो करीब 40 वर्ष के हैं। वो अभी तक औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, क्या जानकारी है? नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की ऐसी बातें कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। जी जी शालिनी, ये बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है बिहार में। हालांकि बिहार में जब पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, बीजेपी और जेडीयू के सहयोग के साथ जब दोनों ने चुनाव लड़ा था, उसी वक्त आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी राज्य को एक तरह से जेडीयू को दरकिनार करेगी बाद में या चुनाव के बाद। लेकिन उस चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, जैसा अमित शाह ने चुनाव से पहले घोषणा भी की थी। लेकिन अब जो घटनाक्रम मोड़ ले रहा है वो काफी दिलचस्प है। जैसी कि खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने को तैयार हो गए हैं। उनका एक बिल्कुल आज का बयान भी आया है सामने कि मैं पिछले 2 दशक से राज्यसभा जाना चाहता हूं, लेकिन बिहार की जनता मुझे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन अब जो मौका है, अब नए नेतृत्व को सामने लाना है और पार्टी जेडीयू की पार्टी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करेगी और जो भी नई सरकार बनेगी उन्हें नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा पूरा मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन एक अब दूसरी सवाल यह भी है कि जब नई सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसी आशंका जताई जा रही है, जैसे कि चर्चा भी है यहाँ पर कि बीजेपी का ही कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार के जो लड़के हैं वो निशांत, वो उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। जैसा कि पहले होते आया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 2 मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री वो बीजेपी के रहे हैं। तो अब यह चर्चा है कि बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री का रहेगा
और 2 उप मुख्यमंत्री जो रहेंगे वो जदयू से रहेंगे। दूसरा कौन रहेगा अभी तक तो इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन एक जो है नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के ये चर्चा है और शायद संभावना भी बड़ी है कि नीतीश कुमार के बेटे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर प्रेस टीवी और आईआरजीसी से जुड़ी। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की रिवॉल्यूशनरी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले की अपनी 19वीं लहर शुरू की है। तस्नीम ने आईआरजीसी के हवाले से कहा कि नए हमले में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों दोनों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 4 का कहा है। इजराइल एयरफोर्स ने कहा कि ईरान से मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च की गई, हालांकि उनके डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए सक्रिय है। साथ ही जनता से अनुरोध किया गया है कि सावधानी बरतें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, ये जीवन बचा सकता है। उधर अमेरिकी सीनेट ने ईरान में युद्ध सीमित करने के खिलाफ लाए गए बिल वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को मंजूरी नहीं दी है। रिपब्लिकन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए सपोर्ट दिखाते हुए ईरान के खिलाफ जंग रोकने वाले बिल को रिजेक्ट कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेबनान की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। इजराइल से कहा कि लेबनान की सार्वभौमिकता बनाए रखे और ग्राउंड ऑपरेशन से बचे। दोनों पक्षों से सीज फायर समझौते पर लौटने की अपील की। पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने भी आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा है कि पलटवार जारी रहेगा। इसी खाड़ी देशों ने शांति बहाली की पहल करते हुए पहली आपात बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, नेपाल में आज हो रहे आम चुनाव को देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 165 सीटों पर होने वाली सीधे मुकाबले की वोटिंग के नतीजे मतपेटियां इकट्ठा होने के 24 घंटे के भीतर घोषित करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत तय होने वाली 110 सीटों की गिनती में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अगर आयोग तय समय पर परिणाम घोषित कर देता है तो ये बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में अंतिम नतीजे आने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया था। चुनाव मैदान में कई बड़े दल और नए राजनीतिक समूह आमने सामने हैं। प्रमुख पार्टियों में राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी, राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पीएसपीएन, जनमत पार्टी और यूनिफाइड नेशनल पार्टी यानी कि यूएनपी शामिल हैं। इनके अलावा कई छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब नेपाल पिछले 1 साल से राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। सितंबर 2025 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पर जेनजी ने प्रदर्शन किए थे। खासकर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और झड़पें भी हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी, जिसने 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा किया था। 5 मार्च को हो रहा ये चुनाव उसी वादे का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर झारखंड से है। ईरान और इजराइल की जंग ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है, जिससे वहां रह रहे भारतीयों को अपनी चिंता सता रही है। प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी के लिए प्रदेश मंत्रालय लगातार काम कर रही है। इस बीच झारखंड सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिडिल ईस्ट में फैली अशांति को लेकर चिंता जताई है और वहां रह रहे झारखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी लोगों की वतन वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गल्फ रीजन में तेजी से बदल रहे हालात अत्यंत चिंता का विषय हैं। वहां रह रहे सभी झारखंड वासियों समेत देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहे। देश आपके साथ है।
सीएम सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से झारखंड के जो लोग गल्फ के देशों में रह रहे हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि किसी भी परेशानी में झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और अपने लोगों के साथ खड़ी है। आपको बता दें, जैसा कि ईरान और इजराइल की जंग ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है, जिससे वहां रह रहे भारतीयों को अपनी चिंता सता रही है। प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रही है। इस बीच झारखंड सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिडिल ईस्ट में फैली अशांति को लेकर चिंता जताई है और वहां रह रहे झारखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी लोगों की वतन वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गल्फ रीजन में तेजी से बदल रहे हालात अत्यंत चिंता का विषय हैं। वहां रह रहे सभी झारखंड वासियों समेत देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें। देश आपके साथ है। सीएम सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से झारखंड के जो लोग गल्फ के देशों में रह रहे हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि किसी भी परेशानी में झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और अपने लोगों के साथ खड़ी है। अगली बड़ी खबर, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच गया है। अबू धाबी से एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। कई भारतीयों के ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। इजराइल ने हमले की शुरुआत की, इसलिए उन्हें अब खतरा भी है। देश के कई हिस्सों में बीच बीच में हमले भी हो रहे हैं। पिछले 2 साल में यूपी से 6000 से ज्यादा श्रमिक इजराइल जा चुके हैं। देश के करीब 42,000 लोग इस वक्त इजराइल में हैं। 2024 में यूपी सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं को विदेश भेजने का फैसला किया था। इजराइल की पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी ने लखनऊ में कैंप किया। करीब 6000 युवाओं को सिलेक्ट करके अपने देश ले गए। इसमें श्रमिक ज्यादा थे। सभी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा थी। सभी इजराइल पहुंचे और वहां बिल्डिंग बनाने से लेकर सड़क बनाने के काम में जुट गए। सरकार लगातार इनकी निगरानी कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है? इजराइल में लगभग उत्तर प्रदेश से 6000 मजदूर फंसे होने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए 6000 के करीब श्रमिक उत्तर प्रदेश से इजराइल गए हुए हैं। 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजराइल की जो सरकारी संस्था है CIDA, उसके माध्यम से इनका चयन किया गया था और वहां पर जो विभिन्न निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं उसमें ये श्रमिक काम कर रहे थे। हालांकि अब जो स्थिति है कि वहाँ पर स्थितियां थोड़ी गंभीर हैं। इजराइल ईरान युद्ध में है और कह सकते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर एक तरह से पूरे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल हमले हो रहे हैं। इसके बाद कहीं न कहीं श्रमिकों की जो उत्तर प्रदेश से गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार संवेदनशील है। जो दूतावास है इजराइल में तेल अवीव में, वहां से हम बिल्कुल सरकार वहां से पैसे सचिव के संबंध वहां से बना हुआ है। लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और सभी तरह का जो वहां पर श्रमिक है उनको सभी तरह के जो निर्देश हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है उनका पालन करने की उनको सलाह दी गई है। और साथ ही साथ जो भारत के राजदूत है उत्तर प्रदेश सरकार उनके सीधे संपर्क में है ताकि जो वहाँ पर श्रमिक हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा न हो, कोई असुरक्षा न हो। और जो शेल्टर है सुरक्षा के लिए जहाँ पर युद्ध की स्थिति में लोग जाते हैं वहाँ पर उनको पहुँचने में उनको निर्देश दिए गए कि अगर ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती है तो जहाँ पर भी शेल्टर बने हुए हैं वहाँ पर वो चले जाएं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको लेकर जो प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने जो श्रमिक वहाँ पर है उनके परिवार को ये आश्वस्त किया है कि जो वहाँ पर श्रमिक हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इसका भरोसा यूपी सरकार देने का पूरा प्रयास करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी है। चेपड़ों और 100 गांव के जंगल इस आग की चपेट में आ गए हैं।
जिसने तेजी से फैलते हुए खाड़ी बगड़, सौगांव, जूनीधार और गोटिंडा के वन क्षेत्रों को भी अपनी जद में ले लिया है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें 50 मीटर तक ऊंची उठ रही हैं और 20 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। आग ने अब तक लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है। चेपड़ो गांव की गौशालाएं भी आग की जद में आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। आग की लपटें ऊपर की ओर जूनीधार गांव तक पहुंच गई हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए भी खतरा बढ़ गया है। खड़ी चट्टानों और घने चीड़ के लीसे वाले जंगलों के कारण आग पर काबू पाना अत्यंत कठिन साबित हो रहा है। अग्निशमन कर्मचारियों और वन विभाग की टीमें आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, लेकिन खड़ी चट्टानों और आग की प्रचंडता के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात का अंधेरा और लगातार गिरते पत्थर तथा जलते हुए पेड़ों के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़ी ने बताया कि टीम पूरी रात आग से लड़ने में का प्रयास करती रही, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? चमोली के जंगलों में भीषण आग लग चुकी है। जी बिल्कुल, आजकल फायर सीजन चल रहा है, जो देखते हुए अगर बद्रीनाथ जो वन प्रभाग है उसके मध्यवर्ती जो पिंडर क्षेत्र है वहाँ के जूनीधार और चेपड़ो क्षेत्र में आग लगी, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। जो वहाँ पे वन कर्मी है लगातार जो आग बुझाने का काम का रात्रि भर करते रहे। हालांकि इस दौरान आग और भी बढ़ती गई और खड़ी चट्टान होने की वजह से जो फायर कर्मी हैं, जो वन विभाग के कर्मी हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो अभी ताजा समाचार, जो ताजा जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो आग लगी हुई थी उस पर हालांकि अब धीरे धीरे काबू पा लिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।